नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होगी। यहाँ पे हम टॉप से टॉप क्वेश्चंस वो देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एकदम एग्जाम के टचेबल क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। साथ में उन क्वेश्चंस का भी मैं यहाँ पे इंक्लूडेशन दिया हूँ कि जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बनते हैं। ठीक है, रीड के ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका जवाब आपको जरूर देना है, यस और नो। इससे क्या होगा, खुद का एनालिसिस भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का विकास कटारिया एजुकेशन में स्वागत है। मैं विकास कटारिया, मेरे साथ में आप बने रहिए। हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके रीड साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ प्यारे से शब्दों के साथ में अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि जो खुद पर विश्वास रखते हैं उन्हें दूसरों के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। बहुत ही गजब की बात है। खुद को इतना मजबूत बनाइए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, है ना। आप इतने मजबूत बन जाओ, इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। सहारे की जरूरत की मतलब होती है किसी के सामने आप मजबूरियों में हाथ ना फैलाएं, बल्कि आप खुद आप मजबूत बन जाओ कि दूसरों की हेल्प कर सको। इस पोजीशन पे आप चले जाओ। तभी तो कहा जाता है कि भाई जो खुद पर अपना विश्वास रखते हैं ना, उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, अच्छी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और साथ में आपको बहुत जल्द सफलता जरूर मिल जाएगी, यस और नो। तो चलो इन्हीं सुनहरे शब्दों के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु का सम्मिलित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु का। मैंने कहा था कि भैया आप अगर क्वेश्चन सीरीज मेरी पहले वाली लिए है ना, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये लॉजी वाला क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो जितनी भी लॉजिया में लेकर के आऊंगा उसको याद कर ही लेना, ठीक है। यहाँ पे पूछा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के लिए, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? देखो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है यहाँ पे न्यूरोलॉजी और ऑप्शन सी है यहाँ पे स्पाइनोलॉजी, ऑप्शन डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपको जवाब जरूर से देना है। माना कि ये लाइव क्लास नहीं है, फिर भी आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि हाँ सर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। ए का ये था, बी का ये था, मैंने खुद ने ये क्वेश्चन का जवाब दिया है तो मेरे को ये आता है, मेरा ये टॉपिक तैयार है, यस और नो। इससे खुद का एनालिसिस हो जाएगा, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अध्ययन के लिए पूछा है, तो क्या चला जाएगा? न्यूरोलॉजी। अगर यहाँ पे अकेला मेरुरज्जु के लिए पूछता तो स्पाइनोलॉजी चला जाता, स्पाइन का अध्ययन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों को मिलाकर है और दोनों में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर? न्यूरोलॉजी चला जाएगा, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का मतलब आप समझ गए होंगे, वृक्क का अध्ययन। वृक्क में जो नेफ्रॉन वगैरह होता है उसकी स्टडी करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए से डीएनए का निर्माण। इसको सबसे पहले तो ट्रिपल स्टार मार्क कर दो, गजब का क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेप्लिकेशन और ऑप्शन बी है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है यहाँ पे ट्रांसलेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? यहाँ पे देखो डीएनए से डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया ना कि एक डीएनए है जो अपने जैसा ही डीएनए तैयार करवा रहा है, और इसको क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिका तैयार करवा रहा है। क्या? रेप्लिका तैयार कर रहा है, इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन, उसका उसके जैसा ही निर्माण, यस और नो। आगे बात समझ में? तो इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो एक आप नियम समझ लीजिए जिसे सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो भैया, जब डीएनए से डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए से जब भी आरएनए का निर्माण होगा, डीएनए से जब भी आरएनए का निर्माण होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का निर्माण, इसे हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। क्या कहा जाता है? अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। एक प्रोसेस आगे चलती है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण।
आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भैया आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे ट्रांसलेशन। मैं इसे यहाँ पे एरो लगा करके बता रहा हूं कि जो आरएनए होता है उससे यदि प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है यहाँ पे अनुवादन। अनुवादन। क्लियर? अब चाहे कोई भी वर्ड और कोई भी क्वेश्चन आपके साथ में आ जाए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए अनुलेखन और आरएनए से यहां पे प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो एक क्वेश्चन और पूछेगा, आरएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगी ना ये सारी बातें? सारी इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में लपेट लेना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों देखो ये क्वेश्चन सीरीज आपकी रीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है मेरे साथ में, ये जो क्वेश्चन सीरीज है रीट वाली में आपकी लास्ट रीट एग्जाम तक ये चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, विकास कटारी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। हर एक दिन यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज चलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। 30 क्वेश्चन की डेली क्वेश्चन सीरीज होगी जिसमें हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने वाले हैं और साथ में टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन देखेंगे। यानी वादा रहा मेरा कि आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं जाने देंगे यहां से आपकी रीट एग्जाम में। बस आपको एक विश्वास करके यहां पे आपको क्या करना है, डेली क्लास में जरूर उपस्थित होना होगा। हमने बहुत ही गजब का रिजल्ट पिछले अपनी क्वेश्चन सीरीज के द्वारा रीट एग्जाम में लिया है, उसके जैसा उससे बेहतरीन रिजल्ट अब की बार फिर से लेने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे मित्र मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि हमने बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पे देखा है और बहुत ही गजब हमारा रिजल्ट भी रहा है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, साइंस के लिए मैं वादा करता हूं, तो साइंस के लिए यहाँ पे विकास कटारी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रत्येक दिन आप डेली क्वेश्चन सीरीज को, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाना है। यस और नो? ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भैया सूत्रकणिका में कृष्टि किसका स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादकरण का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ऑक्सीकरण, उपचयनकारी क्रियाएं या श्वसन में, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे अणु को तोड़ना यानी उपापचय में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में। क्या राइट आंसर चला जाएगा? क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सूत्रकणिका, सूत्रकणिका क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के लिए रीट में पहले क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2017 की वो जो एग्जाम लगी थी उसमें, किसमें क्रिस्टी पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन अब देखो क्या है, सूत्रकणिका में क्रिस्टी किसका स्थल होता है? किसका स्थल होता है? इसके लिए आपको जवाब मिलेगा इसके कार्य से। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? बोले सर हम सभी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीडेशन में काम में आता है। किसमें? ऑक्सीडेशन में। इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है, इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन? यानी फूड का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखना आपको जवाब मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी श्वसन की क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑक्सीकारी उपचयनकारी क्रियाएं यानी कि श्वसन में भागीदारी निभाता है भैया ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पाई जाती है, ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है। या सर नो रिलेट कर पाए ना? बस माइटोकॉन्ड्रिया को आपको देखना होगा कि कार्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी एक झिल्ली है जो प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रही है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है थाइलेकोइड, ऑप्शन बी है यहाँ पे ज़ेवगला, ऑप्शन सी है यहाँ पे केंद्रीय झिल्ली, ऑप्शन डी है यहाँ पे रिक्तिका झिल्ली। अगर मेरी क्वेश्चन सीरीज में आप लगातार बने हुए हो तो इस रुद्रमणि का क्वेश्चन सीरीज के अंदर, रुद्रमणि का टेस्ट सीरीज में ही पहले मैंने बता रखा है कि कौन है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके क्या करता है। यह क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, या यहां पे क्या बता दिया था? हरित लवक। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, ऑप्शन थोड़ा सा अलग दे दिया। तभी तो कहता हूं क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, रटने मात्र से कुछ नहीं होगा। रट करके कितना रट लोगे भैया? यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपसे याद नहीं होंगे रटोगे तो, है ना? तो समझना पड़ता है, पीछे की प्रोसेस समझनी पड़ती है ना? लॉजिक होता है वो जानना होता है। यहाँ पे देखो आगे
वैसे तो जो भी क्वेश्चन सीरीज में थे उसका जवाब दे सकते हैं। भैया ये थाइलेकोइड राइट आंसर चला जाएगा। आपको पता है ना ये किसका भाग होता है? हरित लवक का भाग होता है, क्लोरोप्लास्ट का भाग होता है, जहां पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है, पर सूर्य से प्रकाश आएगा, उसको झपेटा जाएगा, यानी उसको प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में। और उस दौरान क्या होता है? भोजन पादप अपना भोजन तैयार करते हैं। यस और नो? ठीक है, बताई थी ये बात मैंने, चलो बताई थी तो आगे चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ना 3 सितारा होटल में प्रवेश करा दो, गजब का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है, या ऑप्शन बी अप्रगामी तरंगे होती है, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग प्रकार की प्रकृति होती है, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकार की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होगी? दे दो जवाब। ध्वनि तरंगों के लिए पूछा है, राइट आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे अनुदैर्घ्य प्रकार की होगी। 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, डायरेक्टली याद रखना, 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ध्वनि के लिए, जो कि पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा प्रकाश के लिए, कि प्रकाश की भी प्रवृत्ति बताओ, यस और नो। ठीक है, अब देखना जवाब देखो। ध्वनि के लिए तो समझ में आ गया, अनुदैर्घ्य प्रकार की होगी। दूसरा तरंग के लिए पूछेगा प्रकाश, जो कि अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। एक बात याद रख लेना भैया, ऑप्शन के अंदर ये और ये दोनों आपको कतई भी नहीं दिखने वाले हैं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जो रियल में जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। एग्जाम में आ जाए तो इसी को टिक करना है, इसी को करना है, इसी को करना है। मैं वापस से बता देता हूं, इसी को टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना भैया, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन मैकेनिकल होती है ये। ठीक है, और प्रकाश के विकिरण को एक संचरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना? तो भैया प्रकाश जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय, यदि आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, ये ऑप्शन ना भी कभी कभी दिखता नहीं है, ये तब ऑप्शन दिखेगा आपको अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब जरूर देकर के आना। अब मेरी बात सुन लो, बोले सर याद कैसे करें, कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्वनि ये होगी, प्रकाश ये होगा। तो मैं आपका टिरक बताता हूं। क्या बताता हूं? एक टिरक बताता हूं, यानी ट्रिक बताता हूं। प्रैक से यहां से हटा लो, प्रे को मैं हटाऊं और इस प्रे को प्रे से जोड़ दो। अन्नू तो दोनों के पास में समान है भैया, अन्नू तो इसके पास भी है, अन्नू इसके पास भी है, अन्नू तो दोनों के पास में है। तो इससे आगे बढ़ो, फिर प्रे से कनेक्ट करना प्रकाश को, प्रस्थ के साथ में प्रकाश जोड़ना, और धैर्य रखो भैया। इसमें देखो धै से याद रखना, धै से ध्वनि को कनेक्ट कर देना, कभी नहीं भूलने वाले, चिपका दो अपने माइंड में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब मेरी बात ये सुन लो, बोले सर ये तो समझ में आ गया, ध्वनि की तरंग कौन सी है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं गलत नहीं करने वाला। ठीक है, बोले सर एक चीज हमें बता दो, ये जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग होती है ये होती क्या है, ये और बता दे तो दिल गार्डन हो जाएगा। चलो फिर, ये तो अच्छी बात है, समझ लो, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पे कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होते हैं, जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण और जो तरंग के कण होते हैं वो एक दूसरे के, माध्यम के कण और जो तरंग के कण होते हैं, तरंग कण, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? देखो इस स्ट्रक्चर को समझो। जैसे यहां से कोई माध्यम के कण और तरंग इस प्रकार से वृत्त और श्रृंग बनाते हुए लंबवत एक दूसरे के, ये क्या होता है, इसे बोलता है कृष्ठ भाग। कृष्ठ का मतलब होता है शीर्ष भाग, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, श्रृंग भाग। ये हो गया श्रृंग, कृष्ठ इसे बोला जाता है। ये खड्डा भाग होता है, इसे थ्रोग बोला जाता है, और इसे कहा जाता है गृत। ठीक है, वो तरंगे जो श्रृंग और गृत बनाते हुई चलती है ना, ऐसे तरंगों को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें माध्यम के कण और तरंगे के कण जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत संचरित होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर आ गई है तो आगे चलो। अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करता हूं, तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वो और जो तरंग हैं, माध्यम और तरंग के कण जो होते हैं वो एक दूसरे के अनुदिश गति करते हैं, यानी अनुदिश संचरित होते हैं। अनुदिश का मतलब होता है साथ साथ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस प्रकार से गति करते हैं। जबकि ये तो क्या थे, लंबवत थे एक दूसरे के, जबकि ये अनुदिश होते हैं। यस और नो, बात समझ में आ गई? देखो अनुदैर्घ्य के लिए थोड़ी सी बात मैं यहां पे बताता हूं। यहां पे क्या होता है, ये विरलन और संगनन,
विलन और संघनन के द्वारा। जैसे ये क्या हो गया, संघनन, इसका कंप्रेस्ड भाग हो गया, यानी कि कण इसके क्या है, पास पास में, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको कंप्रेस्ड भाग बोलते हैं, संघनन भाग बोला जाता है। और साथ में ये दूर दूर कण हो गए, इनको बोला जाता है विरलन, रेरफैक्शन। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा संघनन भाग, जिसके कण क्या होंगे, पास पास में, इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेरफैक्शन, इसके कण क्या होते हैं, दूर दूर, यानी इसे क्या कहते हैं, रेरफैक्शन। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उसमें कंप्रेस्ड, रेरफैक्शन, कंप्रेस्ड, रेरफैक्शन ऐसे एकांतर रूप में संचरित होते रहते हैं। और इसी प्रकार से संचरण से जो तरंगे संचरित होती हैं उसे कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे। क्लियर है? के बात समझ में आ गई ना बात? तो भैया इतनी बातें याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछे उसे लपेट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या बोल रहा है कि यांत्रिक सहारा एंजाइमों का वितरण या प्रोटीन निर्माण तथा विषैले पदार्थों का निराविषीकरण किसके द्वारा किया जाता है? अगेन ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि भैया यांत्रिक सहारा, यानी कि कौन तो यांत्रिक सहारा दे रहे हैं कोशिका को, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का निर्माण भी कर रहा है, और विषैले पदार्थों का निराविषीकरण यानी कि अविषैले पदार्थों में परिवर्तित कर रहा है। ये सभी कार्य निम्न में से ऑप्शन देख करके बताओ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपर्दवी जालिका, वो करती है, या फिर राइबोसोम, या फिर डिक्टियोसोम, या फिर भैया हरित लवक, कौन करता है इनमें से ये सभी कार्य? तो कौन करेगा? जैसा कि आप सभी को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। भैया ये कोशिका का कंकाल भी बनाती है, कोशिका का कंकाल भी बनाएगी, साथ में ये प्रोटीन का निर्माण भी करती है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार की होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो होती है RER, जिसे बोलते हैं रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। एक होती है भैया SER, जिसे क्या कहते हैं, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, है ना। एक हो गई SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है ना। अब आपको पता है ना, ये जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होती हैं, इसीलिए तो ये रग है, खुरदरी है, तो ये प्रोटीन का निर्माण भी करती है। यस और नो? SER विषैले पदार्थों का क्या करती है, निराविषीकरण भी करती है, यानी जो विषैले पदार्थ है उसको अविषैले पदार्थों में कन्वर्ट करती है। तो ये सारे काम किसके हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसी बात पर। क्वेश्चन 7 है कि लाइसोसोम में किस एंजाइम को मार्कर कहते हैं? मार्कर कहते हैं, मार्कर यानी मारने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आइसोमरेज, ऑप्शन बी है यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोलेज, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हाई एलुरोनिडेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे क्षारीय हाइड्रोलेज। अब यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी बढ़ जाती है। बोले सर स्टूडेंट्स की कैटेगरी बढ़ जाती है, मतलब समझाओ इस बात को। मैं बताता हूं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, समझने लायक क्वेश्चन भी है। बोले सर इतना पता है कि ये लाइसोसोम है ना, देखना कितने को किस प्रकार की कैटेगरी में बांटते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, और आप खुद से देख लेना आप किस कैटेगरी में हो। एक तो वो स्टूडेंट आते हैं जो लाइसोसोम के बारे में जानते हैं कि इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, और कुछ को ये नहीं आता है। दो कैटेगरी तो यहाँ पे बन गई कि किसी को तो लाइसोसोम के बारे में पता है और किसी को नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं सभी को पता है कि ये आत्मघाती थैली होती है, क्योंकि ये एंजाइम स्रावित करेगी और पास वाली कोशिका को और खुद को नष्ट कर लेती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बेड के नाम से जाना जाता है ना। मान करके चलो सारे के सारे आप इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, एंजाइम को मार्कर एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं जिनको मार्कर एंजाइम यानी कि सुसाइड करा देने वाले एंजाइम होते हैं। अब देखना कैसे कैटेगरी बढ़ती है। एक तो वो स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे जिसको ये पता था कि हां इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। देखना एक को तो ये पता था जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, अपघटनी, एक कैटेगरी तो ये आ जाती है, याद कर रखा है, मैं मान करके चलता हूं ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये पता था जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये पता था हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे ये कैटेगरी थी। अब इन दो के अंदर देखना
कि इनको किसी ने क्या पढ़ा कि जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, इनको ये नहीं पता था कि हाइड्रोलेजेज एंजाइम इन्हीं जल अपघटनी को कहा जाता है। ये हकीकत है, माना कि आपको आ रहा होगा, लेकिन आप में से किसी ना किसी को जरूर ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये दोनों एक ही होते हैं क्या। तो याद रखना, हाइड्रोलेजेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर, और जल अपघटनी इसे ही कहा जाता है। ये हिंदी रूप है, ठीक है। बोले सर और भी कैटेगरी बनती है क्या? भैया और कैटेगरी ये बनती है कि सर हमें इतना तो पता था कि इसमें हाइड्रोलेजेज या जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, अब यहां पे तो ऑप्शन ही अलग अलग दे रहे हैं। एक तो यहां पे हाइड्रोलेज एंजाइम दे रहे हैं अम्लीय, और दूसरा होता है क्षारीय। बोले सर इतना तो हमें पता था, अब क्या करें? अब थोड़ा सा डाउट हो गया। तो 3-4 कैटेगरी अपने आप बन गई ना। बात एक ही थी, लेकिन देखो कुछ को आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूं, देख लेना भैया, अपनी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। तो याद रखना, बोले सर यहां तक तो हम सीमित थे, चुटकियों में आंसर देने वाले थे, लेकिन रुक गए यहां पर कि भैया यहां पे क्षारीय दे दिया और अम्लीय दे दिया। तो याद रखना, इस लाइसोसोम के अंदर अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि मैंने आपको कैटेगरी में डाल दिया और आपके माइंड में सेट भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्तिका की परत कौन सी है? रिक्तिका यानी वैक्यूल कौन सी परत है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन बी है यहाँ पे टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी है यहाँ पे ज़ेवकला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कोशिका द्रव्य झिल्ली। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देकर के निकलना होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रिक्तिका की जो ऊपरी कोशिका झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 9। निम्न के संश्लेषण में आरएनए भाग लेता है। क्वेश्चन पूछा है कि आरएनए किसके संश्लेषण में भाग लेता है, किसका निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे डीएनए, ऑप्शन बी है यहाँ पे प्रोटीन, ऑप्शन सी है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है यहाँ पे वसा। ठीक है, मजा आ रहा है ना? आ रहा है ना मजा? हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए। प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए भाग लेता है। क्या बोला था यहाँ पे? हाँ, संश्लेषण, किसके संश्लेषण में? राइट आंसर मैंने ही बता दिया, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में यहाँ पे आरएनए भागीदारी निभाता है। कैसे लेता है, कैसे नहीं लेता है? राइबोसोम के द्वारा पूरी प्रोसेस होती है, क्वेश्चंस के साथ में समझेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना, ये जो आरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? सबसे पहले तो इससे 5 सितारा होटल में फिट कर दो भैया, काफी गजब का ये क्वेश्चन बन जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भैया किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पूछा है। ऑप्शन ए है 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पे 4% बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे 2% बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लगा दो अपना दिमाग और दे दो इसका आंसर। मैं आपको देने वाला हूं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। योर टाइम इज कंप्लीट। क्या बोला है क्वेश्चन? देखना, आपको आता है, मुझे पता है, बस आपको इतना बात पता होनी चाहिए कि जो आवर्तकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो समानुपाती होता है लंबाई रूट के। किसके? रूट लंबाई के यहाँ पे समानुपाती होता है। इस चीज को आप घोल लो, घोल करके अपने माइंड में सेट कर लो, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार के। मैं आपके क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आऊंगा, दर्शन कराऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना, जो आवर्तकाल होता है वो रूट एल यानी कि लंबाई रूट के क्या होता है? समानुपाती होता है। बस आ गया जवाब, क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्या बोला है? आवर्तकाल किसके बराबर होगा? भैया टी को किसके बराबर रखना है? कितना मान दे रखा है? 4% बढ़ाया है। ये लो, कितना प्रतिशत बढ़ा है? 4%। रूट 4 का मतलब कितना हो जाता है भैया? 2 हो जाता है। इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा भैया? 2 बढ़ जाएगा। 2% प्रतिशत की बात थी, 2% बढ़ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी आप जैसे लंबाई बढ़ाते हैं 4 गुना, तो वहां पे आवर्तकाल भी बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है? उस वर्ग 4 के बराबर बढ़ता है, यानी कि 2 गुना बढ़ जाता है। यस और नो? इसका मतलब हो गया आवर्तकाल और जो लंबाई होती है एक दूसरे के समानुपाती होती है। बस इतना सा होता है कि भैया आवर्तकाल इसके रूट एल के समानुपाती होती है। क्लियर क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये रुद्रमणि का टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपने सीखा है और इस क्वेश्चन सीरीज को आप एग्जाम तक सीखना चाहते हैं, मैं डेली
यहाँ पे क्लास लगेगी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप विकास कटारी एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। मैं आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा और वादा करता हूँ एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। साथ में हम टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस और नो? तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों हमारी लाइव क्लासों में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच। और एक जबरदस्त प्यार यहाँ पे अपना प्रकट कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए सेशन को। ठीक है, ठीक है।